2024 को तकरीबन रात के 11:45 पर एक लड़का एक पुलिस थाने में जाता है और उसका फेस लग बहुत किसी चीज़ से कवर करके उसने रखा हुआ था, जैसे वो किसी से छुप रहा हो। और वो एमपी जबलपुर के थाना सिविल लाइन के अंदर जाता है और वहाँ पर संतरी नाम के एक कांस्टेबल एक अधिकारी से कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। तो इस पर वो कांस्टेबल पूछता है कि तुम हो कौन और ये चेहरे से कपड़ा हटाओ। जैसे वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहता है कि मैं मुकुल सिंह हूँ, मैं वही मुकुल सिंह हूँ जिसने 2 कत्ल किए हैं और जिसे आपकी जब मध्य प्रदेश पुलिस, जबलपुर पुलिस पिछले 75 दिनों से तलाश कर रही है, मैं वही मुकुल हूँ, मैं सरेंडर करने आया हूँ। इतना सुनते ही उसे समझ में नहीं आता, उस कांस्टेबल को ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुला लेता है और बताता है कि हमें जिसकी तलाश थी वो आ चुका है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और अगले दिन जो खुलासा होता है, अगले दिन 31 मई 2024 को जो एसपी होते हैं वो जब पूरी घटनाक्रम लोगों के सामने सुनाते हैं और इन कत्लों के पीछे की कहानी बताते हैं, तो लोग वाकई सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आज की पीढ़ी को हो क्या गया है। आज की पीढ़ी अपने और अपने फैमिली को लेकर कितनी सीरियस है, वो कितना अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है और आज की पीढ़ी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खुद के साथ जो हो रहा है वो होने देना या अपनी फैमिली की सुरक्षा। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो सच्ची घटना घटी है एमपी के जबलपुर में। एक कॉलोनी है मिलेनियम कॉलोनी, वहीं की ये घटना है। तकरीबन 15 मार्च 2024 की सुबह 8 साढ़े 8 बजे का समय था और घर के बैक डोर से एक लड़का कटर मशीन से बैक डोर को काट कर अंदर आ जाता है। उस वक्त घर पर 3 लोग मौजूद थे, एक पिता, एक बेटी और एक 8 साल का बेटा। किचन में जो उसके पिता थे वो कुछ नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और जो दोनों भाई बहन थे वो अंदर कमरे में कुछ बातचीत कर रहे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। इस पर जो पिता होता है उसे हल्की सी आहट महसूस होती है, जैसे घर में कोई घुस आया हो। और जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखने की कोशिश करते हैं, उतने में ही वहाँ पर रखे एक भारी से सामान से वो लड़का मुकुल उन पर ज़ोरदार सिर पर हमला कर देता है और लगातार हमला करता ही रहता है, जैसे उन्हें उसकी जान ही लेनी थी। इस पर थोड़ी हलचल और आवाज़ सुनकर उनका 8 साल का बेटा तनिष्क जो है, उस पिता का बेटा 8 साल का बेटा तनिष्क, वो बाहर आता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी आंखें दंग रह जाती हैं कि मुकुल भैया जो हमारे पड़ोस में रहते थे, ये मेरे पिताजी पर वार कर रहे हैं और वो खून से लथपथ ज़मीन में पड़े हुए हैं। इस पर वो रोने लगता है और भैया को पैर पड़कर उनसे विनती करता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि आप मेरे पापा को मत मारिए। वो बच्चा काफ़ी डर जाता है, मगर वो लड़का रुकता नहीं, वो कातिल रुकता नहीं और उसके पिता की जब जान पूरी तरीके से चली जाती है तो वो 1-2 वार उस बच्चे पर भी करता है और वो बच्चा कितना ही सह पाता, वो उससे दूर जाकर गिर जाता है और 1-2 बार और मारने पर वो बच्चा अपनी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है उस बच्चे की, वो ज़्यादा दर्द सह नहीं पाता। इस पर थोड़े और ज़्यादा चीख और पुकार पर वो लड़की बाहर आती है, 16 साल की काव्या। काव्या जब बाहर आती है और नज़ारा देखती है तो दंग रह जाती है और वो लड़का जो है वो उससे कहता है कि मेरी मदद करो ये सब साफ़ करने में और तुम्हारे पिताजी अभी जो नाश्ता तैयार कर रहे थे वो पूरा कर कर मुझे लाओ, मुझे भूख लगी है। इस पर वो लड़की डर से कुछ नहीं कह पाती और उस नाश्ता को कंप्लीट कर कर उसको सर्व करती है। वो हाथ पैर धोकर खाता है। फिर अब वो लड़की उनकी लाशों को ठिकाने लगाने पे लग जाता है। वो लड़की चुपचाप खड़े होकर वो तमाशा देखती है और वो छोटा बच्चा जो था उसे प्लास्टिक में लपेट कर वो फ्रिज में डाल देता है और उस व्यक्ति की लाश को वहीं टेप प्लास्टिक में लपेट कर छोड़कर उस लड़की को अपने साथ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और उसे वहाँ से लेकर वो लड़का चला जाता है। इस पर वो लड़की निकलने से पहले एक 4 सेकंड का व्हाट्सएप ऑडियो जो होता है, ऑडियो मैसेज अपनी चचेरी बहन आरती को भेज पाती है और उस 4 सेकंड के वीडियो में उसकी जो कज़िन होती है आरती, वो उसे भेजती है और उसे कहती है कि पापा को और तनिष्क भैया को दोनों को मुकुल सिंह, हमारे पड़ोसी मुकुल सिंह है, उसने मार डाला है। इतना रिकॉर्डिंग करके वो भेज देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों का निकलना भी सीसीटीवी फुटेज में बाद में पुलिस के हाथ लगता है।
आरती जो होती है उसकी कज़न, वो इस वॉइस मैसेज को लगभग 4 बजे के आसपास जब ध्यान से देखती है कि कुछ आया है, तो वो जब सुनने को चालू करती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन अपने घर में हलचल हो जाती है, वो सबको बताती है कि ऐसा मुझसे दीदी से आया है। और उसके जो पिताजी होते हैं वो फ़ौरन अपने दोस्तों को और जबलपुर पुलिस को फ़ोन करते हैं और अफरा-तफ़री मच जाती है। अब जो काव्या और मुकुल थे वो लोगों ने घर 12:23 के आसपास छोड़ा था और उसी के आसपास ही ये मैसेज उसे मिला था, मगर उसने ये मैसेज 4 बजे के अराउंड पढ़ा था। दरअसल जो काव्या के पिता होते हैं राजकुमार विश्वकर्मा, वो एक रेलवे में अच्छे बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी काफ़ी पहुँच होती है और इस पर जब उनके चचेरा भाई जो हैं, उनके जो भाई रहते हैं, वो सब जगह कॉल करते हैं और कुछ घंटों में वो भी वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस भी उनके घर में पहुँचती है, आरपीएफ की टीम वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर वो नज़ारा देखते हैं कि वहाँ ज़मीन पर उन राजकुमार विश्वकर्मा जो कि काव्या के पिता हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है और बच्चे की लाश उन्हें फ्रीज़र से बरामद होती है। घर से काफ़ी कुछ सामान और गायब नहीं होता, उनकी उस राजकुमार विश्वकर्मा का डेबिट कार्ड गायब होता है और इनकी जो माँ होती है, जो कि 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, उनका मोबाइल लेकर काव्या गई थी, उसने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया था। दरअसल उनकी बेटी की तलाश अब वो लोग लगातार करते हैं, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे मारा नहीं और उसे लेकर कहाँ चला गया। दरअसल मई 2023 में काव्या की जो माँ होती है आरती विश्वकर्मा, वो लोग विथ फैमिली वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे और वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद कटरा के आसपास उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस पर अब उसके फैमिली में केवल 3 लोग ही बचते हैं। अब जो माँ का मोबाइल था और पिता का डेबिट कार्ड था, अब उस डेबिट कार्ड से पैसे निकलने चालू हो जाते हैं। कई-कई अलग-अलग शहरों में ये लोग जाते हैं, कभी यूपी, कभी हरियाणा, कभी बैंगलोर, कभी दिल्ली। अलग-अलग जगह ये लोग घूम रहे थे, बच रहे थे या वो लड़की को लेकर ज़बरदस्ती जा रहा था। इसका खुलासा तो बाद में होना था। इस पर पुलिस ने जब लगातार 1 लाख कुछ रुपए निकल चुके थे उस अकाउंट से, तो जो पुलिस थी उन्होंने वो अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, बंद कर दिया था। उसके बाद पैसा निकालना मुमकिन नहीं रहता है। इस पर तकरीबन 1 डेढ़ महीना बीत जाता है और पुलिस लगातार उन दोनों को ढूँढ रही थी, मगर वो लोग छिपते चले जा रहे थे। इस पर वो दोनों एक बार हरिद्वार में रह रहे थे। हरिद्वार में वो लोग फ्रेश होने के लिए एक पब्लिक जो होता है धार्मिक स्थल, वहाँ पर वो लोग फ्रेश वगैरह हो रहे थे। तो एक व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ती है, जो कि नगर जो सुरक्षा के लिए होते हैं कि नगर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो उसके प्रतिनिधि थे और उनकी नज़र उन पर पड़ती है। तो वो थोड़े लोग कुछ ऑफ लग रहे थे, थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उनको देख कर पता चल रहा था कि वो लोग थोड़े से परेशान हैं। लड़की जो थी वो बेहद खूबसूरत थी और लड़का उसके सामने कुछ मेल नहीं हो रहा था उन दोनों का और वो लोग उनको कुछ डाउट होता है, तो वो उन दोनों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप तुम दोनों यहाँ अकेले हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तो वो लोग थोड़े घबराते हैं, जवाब देने में हिचकिचाते हैं। उनकी हिचकिचाहट देखकर उन्हें शक होता है, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं और पुलिस के आने पर जब बात खुलती है तो तब पता चलता है कि इन दोनों को जबलपुर पुलिस ढूंढ रही है। इस पर लड़का कहता है कि आप लोग एक काम कीजिए, हम अंदर होटल से मैं अपना सामान लेकर आता हूँ और अब आप लोग ही हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। वो कुछ बातें बनाता है और वहाँ से जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। बहुत घंटों तक पुलिस उसे ढूंढती इंतज़ार करती है, मगर जब वो हाथ नहीं आता तो वो लोग काव्या को लेकर ही जबलपुर और उसके पुलिस के हवाले उसे कर देते हैं। इस पर अगले ही दिन, कुछ दिन के बाद 30 मई 2024 को वो जो मुकुल होता है वो भी सरेंडर कर देता है। जब पूरी घटना सामने आती है तो तब फिर वो मुकुल बताता है कि दरअसल पिछले साल ही सितंबर 2023 को इन दोनों की जो नज़दीकियाँ थी, इसकी माँ के मरने के बाद ये घर पर अकेले ही रहा करती थी। ज़्यादातर समय वो फ़ोन पर ही बिताया करती थी। इस पर उसकी दोस्ती पड़ोस में रह रहे मुकुल से हो जाती है। मुकुल काफ़ी आवारा किस्म का लड़का था, उसका ध्यान इन्हीं सब चीज़ों में रहा करता था, तो उसके पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करा दिया था और वो ज़मानत के बाद जब बाहर आता है तो उसके मन में उनके प्रति यही नफ़रत भर चुकी थी कि एक ना एक दिन वो ज़रूर बदला लेगा और इस पर दोनों
मतलब मिलकर ये इस घटना को अंजाम देने का प्लान करते हैं। शुरू से ही काव्या इस कत्ल में शामिल थी, उसने ही प्लान बनाया था, उन लोगों ने ही सामान जमा किया था, चाकू वगैरह, काटने की मशीन, प्लास्टिक बैग। इनका प्लान था कि इस लाश को काट काट कर कहीं कहीं फेंकेंगे, बट ये मुमकिन हो नहीं पाया। एट द मोमेंट उस समय इतना ब्लड हो चुका था कि वो लोग समझ में नहीं पा, वो लोग घबरा गए थे, तो उस लाश को वहीं छोड़कर अगरबत्ती वगैरह जलाकर एक मैसेज छोड़कर चले गए थे। और इनको लगा था कि ऐसे ही छुपते रहेंगे, बट ये ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक उनकी चल नहीं पाई और एक ना एक दिन तो उन्हें पकड़ाना ही था। इस पर जब लड़की का बयान लिया जाता है तो वो पूरी तरीके से कहती है कि मैं इसमें शामिल थी और इन्होंने जो प्लानिंग की थी ये बहुत दिन से कर रखे थे। और इनकी तो ये भी प्लानिंग थी कि पड़ोस में एक महिला जो उन्हें टोका करती थी उसकी भी जान लेनी है, एक अंकल जो उन्हें टोका करते थे, रिश्तेदार थे, उनकी भी जान लेनी है। और इस मुकुल को जब पहले अरेस्ट किया गया था तो एक महिला थी पुलिस में, उन एसपी थी, एसपी के नीचे पद में थी, उनसे भी इसका कत्ल करने का प्रोग्राम था, क्योंकि इन्होंने उसे थोड़ा डांट दिया था जब ये इस केस में फंसे थे। इस तरह की प्लानिंग के साथ ये दोनों बच्चे चल रहे थे और इनके दिमाग में एक ऐसा अलग सा खून सवार था। और बाद में मुकुल ने यह भी कन्फेस किया कि वो बाद में काव्या को भी जान से मार डालता, क्योंकि काव्या आज नहीं तो कल मुंह खोल ही देती। और जब काव्या पकड़ा गई तो इसीलिए उसने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि पता था कि काव्या ज़्यादा देर तक इस राज को राज नहीं रख पाएगी। आगे पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है और इन दोनों को अभी अरेस्ट करके जेल में रखा गया है। इस मामले की क्या सुनवाई होगी ये भविष्य के गर्भ में है। इस कहानी को, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना, गलत या सही ठहराना नहीं था। केवल आज की पीढ़ी तक ये सूचना देना था कि हमें कुछ भी करने से पहले, कुछ भी इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक परिवार को ख़त्म कर दिया गया, एक एक बाप और एक बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के। तो ये आज की पीढ़ी तक मेरी एक गुजारिश है कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए किसी भी फैसला पर पहुंचने से पहले। नमस्कार।